इन दोनों पे आप क्या सलाह देंगे, जियो फाइनेंस और निप्पॉन इंडिया सिल्वर-बीज? देखिए, सिल्वर में तो जब भी बाउंस बैक आए बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में भी और काफी डाउनसाइड बची हुई है और ये लगभग $110 के आसपास से मैं बोलते आ रहा हूँ, $57 चल रहा है। अभी भी $10 की डाउनसाइड बची है, नहीं 15-20 रुपए की। अभी भी डाउनसाइड आपको आराम से मिल सकती है। जियो फाइनेंस अगेन कल के सेशन में ब्रेकआउट आते आते फिर फेल हो गया 248 के ऊपर। मेरा इंटरेस्ट 258 के ऊपर आएगा, तो इनिशियली 248 कम से कम निकले तो 258 आएगा और मेरा इंटरेस्ट 258 के ऊपर आएगा। वो निकलता है तो फिर 292 तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो श्रवण सिंह का है। श्रवण सिंह जी पूछते हैं, जीएसपी क्रॉप, एलेम्बिक फार्मा और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर आपकी सलाह क्या होगी? स्विंग का व्यू बन रहा है या नहीं? पहला कौन सा? जीएसपी क्रॉप। जीएसपी क्रॉप में आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना है 450 पे और 472 पे। टारगेट 550 रुपए आ रहा है। लिक्विडिटी भी ठीक ही है। स्टॉप लॉस ले लीजिए 470 का और होल्ड कीजिए 550 तक आ सकता है। बाकी दोनों स्टॉक का नाम? एलेम्बिक फार्मा और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, पीएनबी हाउसिंग में 1136 इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट बनता है तो वीकली चार्ट पे ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट हो जाएगा, बल्कि बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा और पूरा आईपीओ बेस का भी ब्रेकआउट बन जाएगा। तब ये स्टॉक 1400 1450 जा सकता है। 1136 लाइन जोन निकलने के बाद बाइंग करना है। एलेम्बिक फार्मा नीचे से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 850 निकलता है तो फिर 908 आ सकता है। ओके, ये स्विंग के लिए पूछ रहे थे। स्विंग के लिए कोई ट्रेड है इनमें तीनों में से? नहीं, अभी तीनों में नहीं है। 1140 के ऊपर पीएनबी हाउसिंग में बन सकता है, बट अगेन पीएसयू कंपनी है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, रितेश सिंह पूछते हैं एंथम बायो के बारे में, मैं होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं? एंथम बायो ही यही नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था। एंथम बायो में वापस से फॉलो थ्रू मूव आया है। ये हमने आईपीओ बेस 698 के अराउंड ब्रेकआउट आया था, तब से डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई जाएगा। वापस से लगभग 4 हफ्ते बल्कि ज्यादा ही 1 2 3 6 9 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। 823 822 ये जोन पे एक बार अटक सकता है, पर वो निकलेगा तो ऑल टाइम हाई 860-65 आराम से आ जाएगा। ओके, अंकित गांधी का सवाल है। वो पूछते हैं KRN हीट एक्सचेंज के बारे में, शैल आई बाय एट करंट लेवल्स? नहीं, इसमें वापस से परसों के सेशन में ब्रेकआउट बना था 1302 के ऊपर, वापस उसके नीचे आ गया, तो अब भी अवॉइड करना चाहिए। 1302 1305 ये लेवल निकलता है तो फिर जरूर बाई कर सकते हैं, बट जिस जंक्शन पे खड़ा है मैं बहुत कॉशियस रहूंगा, बट हाँ ब्रेकआउट प्ले जरूर करूंगा। तो 1302 1305 निकलता है तो 1210 के स्टॉप लॉस से एक बार ट्राई करना चाहिए। छोटी क्वांटिटी में कीजिए, ट्राई करने लायक पर। ओके, सुनीता पांडे जी पूछती हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उनके पास 80 रुपए में लिया है और एनटीपीसी है 355 में लिया है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, एनटीपीसी तो मैं हमेशा ही बेरिश रहा हूँ और अभी भी बेरिश हूँ। ये 360 नहीं टूटना चाहिए था, वो टूट चुका है। पुल बैक रैली जरूर आ सकती है, बट उसके बाद 302 रुपए तक के टारगेट दिख रहे हैं। महाराष्ट्र बैंक में लगभग सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे। 99 का आखिरी था, 95 का हाई लगा है। फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड में है और ये करेक्टिव ट्रेंड अब लगभग 10-12 हफ्ते चल सकता है। नीचे में 75 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, तो जो मोमेंटम था वो खत्म हो चुका है। ओके, वैसे पीएसयू बैंक स्पेस पे इस समय क्या व्यू बन रहा है अंशुल? बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ यूनियन बैंक ने वापस एक मूव देना स्टार्ट किया है लास्ट वीक और करंट वीक भी गैप डाउन के बाद सस्टेन कर रहा है। तो यूनियन बैंक वापस से जो हम एकदम से उम्मीद खत्म हो रही थी, वो वापस से 172 के ब्रेकआउट पे आ चुकी है। अब यहाँ से अगर 160 नहीं टूटता है तो पहले जो ये 199 का हाई लगा था वो लेवल रीटेस्ट हो सकता है। ओके, विवेक का सवाल है, सॉरी, एएसके ऑटोमोटिव स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो कहना मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं देखता भी नहीं हूँ, बट शॉर्ट टर्म में इनसाइड बार है। लास्ट वीक करंट वीक भी इनसाइड बार है। 493 निकलता है तो आपको एक बार 540 545 के लेवल मिल सकते हैं। देवाशीष का सवाल है। वो पूछते हैं, यूनियन बैंक उनके 20,000 शेयर है उनके पास, 162 के लेवल पे लिए है, होल्ड करना है ना?
बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 199 पे एक बार दोबारा सवाल देते हैं। पिंटू कुमार का अगला सवाल है। पिंटू कुमार पूछते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस बाय है उनका 207 पे और बंधन बैंक बाय है 214 पे। बंधन बैंक पे बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। सो न्यू इंडिया इंश्योरेंस 207 के लेवल पे है, क्या करना चाहिए? देखिए एनआईसीएल जो ब्रेकआउट हमने प्ले किया था 168 पे 210 पे जाके वो खत्म भी हो गया है। फिलहाल तो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। 175 मेजर सपोर्ट है, अगर होल्ड होता है तो वापस एक अटेम्प्ट 206 213 की जोन तक बन सकता है। बाकी बहुत कोई उम्मीद नहीं है मेरे को स्टॉक से। 205 206 इस लेवल के ऊपर टिकता है तो एक बार वापस से कंसिडर करेंगे। है तो अभी एक बार होल्ड कर सकते हैं 2-3 हफ्ते। मोमेंटम बनना है तो 2-3 हफ्ते में बनेगा, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा स्टॉक। अमन खान का सवाल है, पूछते हैं जायसवाल नेको में सर क्या करना है? नतीजे तो काफी अच्छे रहे थे, तो 3 महीने के लिए क्या टारगेट हो सकता है? देखिए जायसवाल नीको जब तक 95 नहीं निकल रहा है कोई भी बाइंग पैटर्न नहीं बन रहा है। फिलहाल के लिए लिक्विडेशन में है और लिक्विडेशन में 50 वीक मूविंग एवरेज 79 और स्विंग लो 75 आउट जोन टेस्ट हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। ओके पूनम जी लिखती हैं, अंशुल सर प्लीज JTL इंडस्ट्रीज एंड ICIL पर व्यू दे दीजिए, इन दोनों ही स्टॉक्स पे। देखिए ICIL में तो ब्रेकआउट के बाद अच्छी मूव आई थी 314 से 430 और ये 4th वीक ऑफ करेक्शन है। अभी और 3-4 हफ्ते लगेगा यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होने में। हालांकि डाउन साइड लगभग डन दिख रही है बट अभी टाइम वाइज करेक्शन और लगेगा। JTL इंडस्ट्री 86 का अपना ब्रेकआउट नहीं सस्टेन कर पाया है और प्रोबेबली 3-4 हफ्ते लगा के 86 का ब्रेकआउट सेकंड अटेम्प्ट आना चाहिए। जब भी आएगा तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा। फिलहाल के लिए तो एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो अवॉइड करके चलेंगे। प्रज्वल सिंह जी पूछते हैं PPL फार्मा 173 पे लिया है और अब मुझे क्या करना चाहिए? PPL फार्मा या 173 बाय प्राइस। देखिए PPL फार्मा फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा है। ऊपर में 186 195 ये जोन तक जा सकता है। 195 निकलने के बाद स्ट्रक्चर वापस से पोजीशन जाएगा। ओके अगला सवाल ले लेते हैं। PPL फार्मा तो हो गया है। शुभम का सवाल है, वो पूछते हैं जमुना ऑटो में क्या करें? जमुना ऑटो बाई प्राइस 139 की बाई प्राइस है और दूसरा स्टॉक है मनबा फाइनेंस 141 का बाई प्राइस है। और ये मनबा फाइनेंस में तो जब से डेटा ही बहुत ज्यादा नहीं है 2024 के एंडिंग से ही है और जब से लिस्ट हुआ है 69 वीक्स में 50% करेक्ट हुआ था और उसका 50% रिट्रेसमेंट 140 पे है। वहीं पे आके खड़ा हुआ है। यहाँ से लगभग अब तक के जितने स्टॉक्स रहे हैं जिनमें इस टाइप के बाउंस बैक आए हैं लगभग सभी फेल हुआ है। तो मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहूंगा। डिसाइसिवली 150 तोड़े तो कुछ रिवर्सल बनेगा, नहीं तो ये जनरली जो 50% रिट्रेसमेंट के आसपास फेल हो रहे हैं ये भी 138 के पास फेलियर के ही चांसेस दिखा रहा है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है इसमें। एटलीस्ट 143 के ऊपर क्लोजिंग दे और आइडियली 150 के ऊपर तब इंटरेस्ट आएगा। जमुना ऑटो में भी लॉन्ग ट्रैप काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। 139 निकलता है तो बाइंग इंटरेस्ट आएगा। ओके अगला सवाल जो है वह आज़ाद इंजीनियरिंग पे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? आज़ाद इंजीनियरिंग। देखिए आजाद में 2-3 बार ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। इस बार भी ब्रेकआउट के पॉइंट को रीटेस्ट करने आया है। थोड़ा हार्ड रीटेस्ट है बट एक बार के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। जब तक ये स्टॉक 2250 के ऊपर होल्ड कर रहा है लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 2600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। राजेंद्र जी पूछते हैं IFCI उन्होंने खरीदा है 90 रुपये 50 पैसे पे, शुड आई होल्ड और एग्जिट? 6 मंथ्स का व्यू रखते हैं वो। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। IFCI 90 रुपीज पे लिया है उन्होंने। मेरे को याद है ये 15 जून वाले वीक में जब 92 का टारगेट कंप्लीट हुआ था तब से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार निकल जाइए। प्रोबेबली ये रिटेस्ट करने 66 आ सकता है। NSE के IPO का ट्रिगर था वो कंप्लीट हो चुका है। कोई ट्रिगर बचा नहीं है इसको ऊपर जाने के लिए। ओके अंकित गांधी पूछते हैं, उनके पास स्टॉक मेरा तो
आई मीन द क्वेश्चंस इतने फास्ट आ रहे हैं तो क्वेश्चंस ही खो रहे हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है अंकित गांधी का सवाल तो खो चुका है। अगला सवाल जो है वो है एक्सिस बैंक पे, तो हम बातचीत कर चुके हैं, एक्सिस बैंक को छोड़ देते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या करना चाहिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी? देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने रेंज के अंदर ही चल रही हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि रेंज का कोई ब्रेकडाउन आएगा। क्रूड में गैप छूटा हुआ था $82 तक, उसको फिल कर चुका है। यहाँ से वापस क्रूड में डाउनसाइड बनना चाहिए 75 और $67 तक के लिए, और इन सारे स्टॉक्स में अपसाइड बननी चाहिए। तो ये टाइम है एक्यूमुलेट करके रखने का। अंकित गांधी का सवाल हमें मिल चुका है। मेडी असिस्ट है उनके पास, नहीं खरीदना चाहते हैं। मेडी असिस्ट फ्रेश बाय करे या नहीं, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे फ्रेश बाय बनता है या नहीं? जेएसडब्ल्यू सीमेंट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं अभी इस पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मेडी असिस्ट बिल्कुल नहीं बाय करना चाहिए, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। विकी पाटिल का सवाल है, वो पूछते हैं तेजस नेटवर्क है 582 में लिया है और चंबल फर्टिलाइजर 478 में लिया है, 1 से 2 महीने का व्यू रखते हैं, आप क्या सलाह देंगे? एक चंबल फर्टिलाइजर में तो 480 के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ, लिक्विडेशन चल रहा है, प्रोबेबली 422 तक ये लिक्विडेशन चलेगा। तो अभी तो 20-22 रुपए डाउन साइड दिख रही है इसमें। दूसरा स्टॉक कौन सा था चंबल के पहले? तेजस। तेजस नेटवर्क में भी अगेन जो हमने प्रीएम्प्टिव बाय किया था 476 पे, ब्रेकआउट पॉइंट तक प्ले किया 626, वहीं से वापस फिजल आउट हो गया। ये भी उसी स्टॉक में है जो 50% रिट्रेसमेंट के पास फेलियर, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव बाय करके 50% रिट्रेसमेंट तक प्ले किया था, वहां से नहीं बना ब्रेकआउट। फिलहाल लिक्विडेशन दिख रहा है, अगर ये अगले 4 से 5 दिन में 568 रिक्लेम नहीं करता है तो 476 हाई लाइकली टारगेट खुल जाएगा। अगला सवाल है मनीष सिंह का, वो पूछते हैं जेनस पावर इंफ्रा बाय प्राइस इज 422, एवरेज कर सकते हैं क्या? जीनस पावर अच्छा लग रहा है, वापस से थर्सडे ब्रेकआउट बना था लेकिन फेल हो गया, तो अगेन प्रीएम्प्टिव नहीं लेना चाहिए। 338 के ऊपर निकले तो फिर स्टॉक में बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो विशाल का है, वो पूछते हैं टिप्स म्यूजिक पे क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए टिप्स से ज्यादा अच्छा सारेगामा लग रहा है। टिप्स थोड़ा सा वोलेटाइल है, हालांकि डे हाई पे है, वीकली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट बना है 700 रुपए का, बट चॉपी ज्यादा दिख रहा है स्टॉक। सारेगामा थोड़ा सा लीनियर दिख रहा है, बट जिस आपका वीकली पे ब्रेकआउट है कपनल पैटर्न का 58 वीक्स का 900 रुपए अगर निकल जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, बट ट्रेडिंग के लिए नहीं है। चॉपी काउंटर है, स्टॉप लॉस दोनों साइड काटेगा, उसके बाद चलेगा। तो इन्वेस्ट करके छोड़ना है तो इन्वेस्ट करके बिल्कुल छोड़ सकते हैं। 690 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। हमारे व्यूअर्स ने आपको बहुत मिस किया है, सवाल तो ऐसे आ रहे हैं मतलब रुक ही नहीं रहे, तो आई कैन बेयरली कैच अ फ्यू ऑफ देम। शशिकांत जी पूछते हैं नवनीत एजुकेशन एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर आपका क्या व्यू है? देखिए दूसरा कौन सा? नवनीत एजुकेशन एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक और नवनीत एजुकेशन। देखिए नवनीत में तो कुछ भी नहीं है, एक रेंज चल रही है और ये रेंज 150 हफ्ते से चल रही है। ऊपर में 165 नहीं तोड़ पा रहा है और नीचे में 122 नहीं तोड़ पा रहा है, तो 165 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आएगा, तब तक मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 322 पे, बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 150 हो चुका है। बहुत खींच के अगर ये नहीं, अगर 4 से 8 हफ्ते में 193 निकाला तो लिक्विडेशन का अगला टारगेट कहीं भी आपको 138 तक मिल जाएगा। तो ये स्टॉक तो वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। साईं का सवाल है उड़ीसा से, वो पूछते हैं AIL शेयर 15,000 लिए हैं 32.76 में फॉर लॉन्ग टर्म 5 years। अंशुल सर से पूछिएगा क्या करें? AIL लिमिटेड? यस, 32 रुपए वाला। हाँ। और देखिए इसमें बाइंग क्लाइमेक्स 90 रुपए में हुआ है, बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 24 रुपए तक हो चुका है। पुल बैक है 50 वीक मूविंग एवरेज 42 पे मेजर रेजिस्टेंस है, मैं स्टॉक को देखता भी नहीं।
ओके, अमन का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज में 1 महीने का टारगेट क्या हो सकता है? 754 पे खरीदारी की है। देखिए टाटा टेक में भी कम से कम 4 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए 771 के नीचे उसको टच करते हुए, क्योंकि हो रहा है पिछले 3, 3, 6, 7 हफ्ते से, और 4 से मतलब कम से कम 12-13 हफ्ते चाहिए। 7-8 निकल चुके हैं, 3-4 हफ्ते और इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट करके फिर 771 का ब्रेकआउट देता है तो फिर 1090 तक के टारगेट खुलेंगे। श्रवण सिंह पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में, एक है प्रिसिजन, गाला प्रिसिजन, और दूसरा है MM फोर्जिंग्स। ऑन वीकली इन दोनों पे क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक इट्स ऑन वीक, 1 हफ्ते का मांग रहे हैं वो नजरिया। प्रिसीजन में तो एक पूरा राउंडिंग बेस बना था, 870 पे ब्रेकआउट आया था, 1260 का हाई लगा है। अब इस स्टॉक में करने जैसा कुछ भी नहीं है, कम से कम 3-4 हफ्ते यहाँ पे 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने तक का वेट होगा, उसके बाद जाके कुछ होगा। MM फोर्जिंग में जरूर ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास है, और 4-5 क्वार्टर की डी ग्रोथ, EPS डी ग्रोथ के बाद मार्च में पहली बार ग्रोथ आई है, तो अगर 520, 510 ये जोन अगर प्रोटेक्ट होती है, एक मोमेंटम आपको 600 तक बन सकता है, तो MM फोर्जिंग जरूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। गाला में भी थोड़ा सा वेट कीजिए 3 से 4 हफ्ते। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। किशोर का सवाल है, वो पूछते हैं JSW एनर्जी के बारे में, आज बाई किया है, एक साल का व्यू रखते हैं, टारगेट कितना होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? JSW एनर्जी अगर 1 साल रख रहे हैं तो थोड़ा सा 580, 635 ये जोन में अटकेगा, ये जोन निकलती है तो फिर आपको अच्छी अपसाइड 730